नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव या लिविंग विल की उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके सुदूर आकाशगंगा में रेडियो सिग्नल का पता लगाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुराना किला में एक बार फिर उत्खनन करने के लिए तैयार है। सूचना प्रौद्योगिकी, मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधनों का नवीनतम मसौदा जारी किया गया। विश्व आर्थिक मंच के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वनाग्नि पर नियंत्रण में मददगार सिद्ध हो सकती है और भारत ने श्रीलंका का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीय आश्वासन भेजे हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव या लिविंग विल की उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 मामले में जारी लिविंग विल संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कई टिप्पणियां की हैं। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को केवल उस स्थिति में लागू किया जा सकता है जिसमें चिकित्सकों ने रोगी के रोग को टर्मिनली इल घोषित कर दिया है और वो रोगी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि उसका इलाज बंद कर दिया जाए। टर्मिनली इल की स्थिति में रोगी की 2 वर्षों या उससे कम अवधि में मृत्यु होने की संभावना रहती है। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव या लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है। ये उन चिकित्सा देखभाल सुविधाओं को निर्धारित करता है जिन्हें कोई व्यक्ति ऐसे समय में स्वीकार या अस्वीकार करना चाहता है जब वो अपनी इच्छाओं को बताने में असमर्थ होता है। लिविंग विल दिशा निर्देशों में उपयोगिता की कमी है क्योंकि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से आक्रामक उपचार से इनकार करने और मृत्यु को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। आक्रामक उपचार में सुई, ट्यूब आदि के द्वारा इलाज किया जाता है। इस मामले में एक प्रासंगिक कानून बनाने के लिए विधायिका के पास कहीं अधिक कौशल और ज्ञान स्रोत मौजूद हैं। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथनेशिया की वैधता को बरकरार रखा था और साथ ही इसी निर्णय में भारत में लिविंग विल के लिए प्रक्रिया भी निर्धारित की थी। इच्छा मृत्यु रोगी की पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसके जीवन का अंत करने की पद्धति है। इच्छा मृत्यु के 2 प्रकार हैं, एक है सक्रिय इच्छा मृत्यु और दूसरी है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सक्रिय इच्छा मृत्यु में रोगी को दवा या फिर विष देकर उसके जीवन को समाप्त कर दिया जाता है, जबकि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में जानबूझकर रोगी के कृत्रिम जीवन समर्थक उपकरण जैसे कि वेंटिलेटर या फीडिंग ट्यूब को हटाकर उसे मृत्युदान दिया जाता है। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को 3 मामलों में प्रभावी किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो, जब कोई व्यक्ति लगातार अचेतावस्था में हो या फिर जब कोई व्यक्ति किसी टर्मिनली इल की अंतिम अवस्था से पीड़ित हो। और आइए अब आपको बताते हैं इच्छा मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय या फिर रिपोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पी रतीनम वाद 1994 के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 जो कि आत्महत्या का प्रयास है, इसे असंवैधानिक करार दिया गया है। दूसरा है ज्ञान कौर वाद 1996। इसमें असिस्टेड सुसाइड या इच्छा मृत्यु दोनों ही कृत्यों को गैर कानूनी घोषित किया गया है। और तीसरा है अरुणा शानबाग वाद 2011। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर विधि आयोग की 241वीं रिपोर्ट ने भी कुछ मामलों में व्यक्तिगत स्वायत्तता और इच्छा मृत्यु की आवश्यकता को मान्यता दी। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके सुदूर आकाशगंगा में रेडियो सिग्नल का पता लगाया गया है। मैकगिल विश्वविद्यालय कनाडा और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के खगोलविदों ने अति सुदूर आकाशगंगा के परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न रेडियो सिग्नल को रेडशिफ्ट Z=1.29 पर रिकॉर्ड किया गया है। इस रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने GMRT के डेटा का उपयोग किया है। रेडशिफ्ट रेडियो सिग्नल के तरंग दैर्घ्य परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। ये परिवर्तन पिंड की स्थिति और गति पर निर्भर करता है। Z का अधिक मान किसी पिंड की सुदूर अवस्थिति को दर्शाता है। परमाणु हाइड्रोजन किसी आकाशगंगा में तारों के निर्माण के लिए आवश्यक मूलभूत ईंधन है। जब आकाशगंगा के आसपास के माध्यमों से गर्म आयनित गैस ब्रह्मांड में फैलती है तो ये गैस ठंडी हो जाती है और परमाणु हाइड्रोजन का निर्माण करती है। इसके बाद ये आणविक हाइड्रोजन बन जाती है और अंत में तारों का निर्माण करती है। रेडियो सिग्नल का ग्रेविटेशनल लेंसिंग परिघटना द्वारा पता लगाया गया है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग में स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश मुड़ा हुआ होता है। ऐसा लक्षित आकाशगंगा और पर्यवेक्षक के बीच
अन्य विशालकाय पिंड की उपस्थिति की वजह से होता है और इसकी वजह से सिग्नल का विस्तार होता है। जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप की बात करें तो ये निम्न रेडियो फ्रिक्वेंसी पर नजदीक सौरमंडल से लेकर दृश्यमान ब्रह्मांड की सीमा तक की खगोल भौतिकी परिघटनाओं का अध्ययन करने वाला एक उपकरण है। इसका संचालन नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स करता है। NCRA टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का हिस्सा है। और आइए बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुराना किला में एक बार फिर से उत्खनन करने के लिए तैयार है। ASI महाभारत युग के साक्ष्य खोजने के लिए दिल्ली के पुराना किला पुरातत्व स्थल पर फिर से उत्खनन कार्य आरंभ करेगा। ASI ने इस स्थान पर 1969 से 73, 2013-14 और 2017-18 में उत्खनन करवाया था। इस स्थल की पहचान प्राचीन बस्ती इंद्रप्रस्थ, जो कि पांडवों की राजधानी थी, इसके रूप में की गई थी। पूर्व के उत्खननों से 2500 वर्षों के एक निरंतर बसावट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूर्व के उत्खनन से जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं उनमें 900 ईसा पूर्व के चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। साथ ही मौर्य काल से लेकर शुंग, कुषाण, गुप्त, राजपूत सल्तनत और मुगल काल तक के क्रमिक मृदभांड मिले हैं। हसिया, दरांती, टेराकोटा के खिलौने, भट्टे में पकी ईंटें, मनके, टेराकोटा की मूर्तियां और मुहर जैसी कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं। पुराना किला का निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट हुमायूं ने अपने शहर दीन पनाह के एक भाग के रूप में करवाया था। पुरातत्व के अलावा अबुल फजल के आईने अकबरी जैसे साहित्यिक स्रोत में भी इस तथ्य का उल्लेख है कि इस किले का निर्माण इंद्रप्रस्थ नामक स्थान पर हुआ था। पुराना किला परिसर की स्थापत्य संबंधी विशेषताओं की बात करें तो इसमें किला कोहना मस्जिद है। इसे शेरशाह ने बनवाया था। ये लोदियों और मुगलों की स्थापत्य कला के बीच की संक्रमणकालीन अवस्था को दर्शाती है। दूसरा है शेर मंडल। इसे शेरशाह ने बनवाया था। ये बलुआ पत्थर से निर्मित एक अष्टकोणीय संरचना है। इसे सफेद और काले संगमरमर की पच्चीकारी से सजाया गया है। हुमायूं ने इसे एक पुस्तकालय बना दिया था। इसी इमारत की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। अन्य संरचनाएं हैं। जल आपूर्ति के प्रबंधन के लिए बावली और एक हमाम भी मौजूद है। इसके अलावा लाल दरवाजा और खैरुल मंजिल भी इसी परिसर का हिस्सा माने जाते हैं। इसके 3 राजसी द्वार हैं, बड़ा दरवाजा, हुमायूं दरवाजा और तालाकी दरवाजा। पुराना किला में यमुना नदी से जुड़ी एक चौड़ी खंदक भी बनी हुई है। और आइए बात करते हैं संचार एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधनों का नवीनतम मसौदा जारी किया गया है। IT नियम 2021 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बनाए थे। ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके बनाए गए हैं। IG नियम 2021 के उद्देश्य हैं मुक्त, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करके संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना, सोशल मीडिया जैसी ऑनलाइन मध्यवर्ती संस्थाओं को विनियमित करना जो कि इंटरनेट पर डेटा के प्रवाह की सुविधा प्रदान करती हैं। नवीनतम मसौदा संशोधनों में कंटेंट को हटाने के प्रावधान किए गए हैं। ये संशोधन गलत या अनुपयुक्त समझे जाने वाले कंटेंट को हटाने के लिए मध्यवर्ती संस्थाओं को निर्देश देने के लिए राज्य एजेंसियों को सशक्त बनाते हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तथ्य जांच इकाई द्वारा चिन्हित फेक कंटेंट को हटाना होगा। इससे पहले माइटी ने ऑनलाइन गेमिंग के विनियमन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में संशोधनों का मसौदा जारी किया था। इन संशोधनों में कई प्रावधान किए गए हैं। एक या एक से ज्यादा ऑनलाइन गेम प्रस्तुत करने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को मध्यवर्ती संस्था माना जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती संस्थाओं को कुछ अनिवार्य उपबंध करने होंगे। उदाहरण के लिए ऑनलाइन गेम्स का स्व विनियामक निकाय में पंजीकरण कराना होगा, वित्तीय हानि संबंधी जोखिमों को बताना होगा, अपने ग्राहक को जानो प्रक्रिया अपनानी होगी आदि। गेम्स को प्रमाणित करने के लिए एक स्व विनियामक निकाय का गठन किया जाएगा। ये निकाय ये सुनिश्चित करेगा कि भारत में उपलब्ध ऑनलाइन गेम्स नियमों और विनियमों का पालन कर रहे हैं। गेम खेलने वालों का अनिवार्य रूप से KYC सत्यापन करना होगा। गेम डेवलपर को एक अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त करना होगा। अगली जो खबर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपदा प्रबंधन में किस तरीके से उपयोग किया जाता है इस पर आधारित है। तो विश्व आर्थिक मंच के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वनाग्नि पर नियंत्रण में मददगार सिद्ध हो सकती है। WEF की हालिया रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि इसकी फायर एल्ड पहल तुर्की के कई क्षेत्रों में वनाग्नि के प्रबंधन में सहायक रही है।
वर्ष 2021 में वनाग्नि की वजह से लगभग $50 बिलियन का औसत वार्षिक वैश्विक नुकसान हुआ था। साथ ही वायुमंडल में लगभग 6,450 मेगाटन CO2 का उत्सर्जन हुआ था। AI प्रणाली का उपयोग करने वाली फायर ALD परियोजना जनवरी 2022 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य वनाग्नि का बेहतर पूर्वानुमान करना और अग्निशमन गतिविधियों के दौरान संसाधनों का ज्यादा कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है। फायर ALD के पूर्वानुमानों में कार्रवाई में लगने वाले समय और अग्निशमन कर्मियों के समक्ष जोखिम दोनों को कम किया है। आग लगने की घटनाओं के प्रबंधन में AI का उपयोग एक डिजिटल ट्विन विकसित करने के लिए किया गया था। इससे अग्निशमन कर्मियों को आवश्यक हस्तक्षेप उपायों की परिकल्पना का परीक्षण करने और उनके क्रियान्वयन के परिणामों को जानने में मदद मिली है। डिजिटल ट्विन किसी ऑब्जेक्ट या प्रणाली का एक वर्चुअल प्रस्तुतिकरण है। इसे रियल टाइम डेटा से अपडेट किया जाता है। ये निर्णय लेने में मदद करने के लिए सिमुलेशन, मशीन लर्निंग और तर्क का उपयोग करता है। वनाग्नि से निपटने में AI और मशीन लर्निंग की भूमिका किस तरीके से होती है, आइए ये भी जानते हैं। AI में रिफाइनमेंट करने और वनाग्नि का पूर्वानुमान लगाने और जोखिम का मानचित्र तैयार करने के लिए रियल टाइम आधारित नक्शे तैयार करने में मदद मिलती है। इनबिल्ट AI वाले सेंसर ध्वनिक जानकारी एकत्र कर सकते हैं या अधिकारियों को सचेत करने के लिए स्मोक डिटेक्टर के रूप में कार्य कर सकते हैं। डिजिटल सिमुलेशन के माध्यम से प्राप्त पूर्वानुमानित परिणामों के आधार पर प्रभावी कार्रवाई के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा मानव रहित विमान लाइव तस्वीरें प्रदान कर सकते हैं और अग्निशमन कर्मियों को कार्रवाई योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। अगला टॉपिक IMF से संबंधित है। भारत ने श्रीलंका का समर्थन करते हुए IMF को वित्तीय आश्वासन भेजे हैं। श्रीलंका अपनी आजादी के बाद के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए IMF से $2.9 बिलियन का ऋण प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए उसे अपने ऋणदाताओं से वित्त पोषण का आश्वासन प्राप्त करना जरूरी है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति जो है वो केवल श्रीलंका में ही नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति है। तो अभी आसपास के देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो काफी गंभीर संकट से गुजर रही हैं। श्रीलंका कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि डॉलर की कमी, अनियंत्रित मुद्रास्फीति और तीव्र मंदी। श्रीलंका के 3 सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता भारत, जापान और चीन हैं। IMF की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका कार्य संकट से प्रभावित देशों को आपातकालीन वित्त पोषण प्रदान करना और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में मदद करना है। विकास बैंकों के विपरीत IMF विशेष परियोजनाओं के लिए उधार नहीं देता है। ये संकट का सामना करने में मदद करने के लिए निवारक वित्त पोषण प्रदान करता है। आर्थिक संकट घरेलू या बाहरी कारकों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। ये कई अलग अलग रूप भी ले सकते हैं, जैसे कि भुगतान संतुलन का संकट, नकदी रहित या दिवालिया वित्तीय संस्थान, अत्यधिक घाटा, ऋण आदि। IMF के ऋण लिखतों में शामिल हैं गैर रियायती शर्तों पर जनरल रिसोर्स अकाउंट, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट के माध्यम से रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये लिखत कम आय वाले देशों की जरूरतों के अनुरूप होती है। निम्न आय और सुभेद्य मध्यम आय वाले देशों की मदद करने के लिए रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट आदि। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति UNSC की इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट और अल-कायदा प्रतिबंध समिति ने लश्कर-ए-तैयबा के नेता अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करते हुए उसे अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल किया है। UNSC प्रतिबंध समिति UNSC के फैसलों का समर्थन करने या लागू करने के लिए UNSC का एक सहायक अंग है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर UNSC को अपने निर्णयों को लागू करने के लिए अलग अलग उपायों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत करता है। उदाहरण के लिए ISIL और अल-कायदा प्रतिबंध समिति की स्थापना UNSC संकल्प 1267 1999, 1989 और 2253 संकल्प के अनुसार की गई है। ये प्रतिबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पैनल या विशेषज्ञों के समूह या अन्य तंत्र का भी उपयोग कर सकती है। अगला टॉपिक है भोपाल घोषणा पत्र। भोपाल घोषणा पत्र को थिंक 20 बैठक के बाद जारी किया गया है। थिंक 20 G20 का आधिकारिक संलग्नता समूह है। ये दुनिया भर के प्रमुख थिंक टैंक्स और अनुसंधान केंद्रों को एक साथ लाता है। भोपाल घोषणा पत्र में ये कहा गया है कि सभी हितधारकों से सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए समावेशी विकास देखभाल पर ज्यादा ध्यान देने की अपील की गई है। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास मॉडल को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। उत्तर और दक्षिण के बीच विद्यमान अंतराल को समाप्त करने की अपील की गई है और आयुष जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया है।
अगला टॉपिक है सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 हैकाथॉन। भारतीय सेना ने इस हैकाथॉन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। इसके उद्देश्य हैं परिचालन से जुड़ी साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशना, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अभिनव समाधानों को तत्काल लागू करना और इसके विकास में लगने वाले समय को कम करना। यूक्रेन के लिए टैंकों का नया बेड़ा। जर्मनी ने आधुनिक लेपर्ड 2 टैंकों के बेड़े के लिए यूक्रेन के अनुरोध को पूरा करने का संकेत दिया है। अन्य आधुनिक टैंक हैं चैलेंजर 2 यूके का, यूएस का M1 एब्राम्स और फ्रांस का AMX-10 RC। अगला टॉपिक है गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन। गाइया को विश्व आर्थिक मंच ने लॉन्च किया है। इसे प्रत्येक वर्ष आवश्यक $3 ट्रिलियन के वित्त पोषण को उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस वित्त का इस्तेमाल 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने, प्रकृति को होने वाले नुकसान को उलटने और जैव विविधता को पुनर्स्थापित करने के लिए किया जाएगा। ये नई और मौजूदा सार्वजनिक, निजी और परोपकारी साझेदारी को निधि देने और विकसित करने के लिए एक वैश्विक पहल है। इसे 45 से ज्यादा भागीदारों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें कि भारत की HCL टेक्नोलॉजीज भी शामिल है। जलवायु परिवर्तन प्रभाव शमन के लिए परोपकारी वित्त पोषण में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है। हालांकि यह अभी भी कुल परोपकारी दान के 2% से भी कम है। परोपकारी वित्त पोषण के लाभों की बात करें तो ये एक सुविचारित निवेश है। ये जोखिमों के प्रति ज्यादा सहिष्णु होता है और तिमाही रिटर्न की बजाय ये मूल्यों और दीर्घकालिक परिणामों से प्रेरित होता है। ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो सदस्य अभी भी कोयला, तेल और जीवाश्म गैस के उद्योगों के विस्तार के लिए वित्त पोषण कर रहे हैं। ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो वित्तीय संस्थानों का दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य नेट जीरो वैश्विक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में तेजी लाने के लिए वित्तीय प्रणाली के सभी क्षेत्रों में प्रयासों का समन्वय करना है। इसे वर्ष 2021 में जलवायु कार्रवाई और वित्त पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत और COP26 प्रेसिडेंसी ने UNFCCC रेस टू जीरो कैंपेन की साझेदारी में लॉन्च किया था। इसमें 50 अधिकार क्षेत्रों के 550 से ज्यादा सदस्य शामिल हैं। अगला टॉपिक है ग्रेटर स्कॉप। ये बत्तख की एक दुर्लभ प्रजाति है। इसे हाल ही में 90 वर्षों के बाद लोकटक झील मणिपुर में देखा गया है। इसे स्थानीय रूप से सदांगमन कहा जाता है। लोकटक झील केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और संगाई डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेटर स्कॉप एक प्रवासी पक्षी है। ये व्यापक रूप से आर्कटिक और सब आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से तटीय टुंड्रा पर्यावासों में घोंसला बनाता है। ये एनाटिडे कुल से संबंधित है। IUCN में इसकी स्थिति लीस्ट कंसर्न की है। अगला टॉपिक है डोपलर वेदर रडार्स। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने वर्ष 2025 तक संपूर्ण भारत को डोपलर वेदर रडार्स नेटवर्क के तहत कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। डोपलर रडार एक विशेष रडार है जो दूरी पर स्थित ऑब्जेक्ट्स के वेग से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल करता है। डॉपलर प्रभाव एक तरंग स्रोत और उसके प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के दौरान तरंग आवृत्ति में हुए परिवर्तन को संदर्भित करता है। डॉपलर वेदर रडार्स का इस्तेमाल वर्षा का पता लगाने, उसकी गति की गणना करने और उसके प्रकार का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। तो इस अंक में जो चर्चित स्थल है वो है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान और भारत ने टोक्यो के पास पहला संयुक्त फाइटर जेट अभ्यास शुरू किया है। जापान एशिया के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। ये उत्तर में ओखोत्स्क सागर से लेकर दक्षिण में पूर्वी चीन सागर तक फैला हुआ है। जापान के उत्तर से दक्षिण तक मुख्य 4 द्वीप हैं: होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। होन्शु आकार में सबसे बड़ा है और इसके बाद होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू का नंबर आता है। जापान की सीमाएं चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, रूस, उत्तरी मारियाना द्वीप जो कि US का है और चीन गणराज्य के ताइवान से लगती हैं। जापान परिप्रशांत क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत फूजी पर्वत है और सबसे लंबी नदी शिनानो नदी है। और अगला महत्वपूर्ण स्थल है यमन। यमन की राजधानी साना है। यमन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों को बताया है कि यमन में युद्धरत पक्षों को फिलहाल लड़ाई पर लगे विराम का लाभ उठाते हुए शांति वार्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। यमन अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक मरुस्थलीय देश है। इसके पश्चिम में लाल सागर और बाबल मंदेव तथा दक्षिण में अदन की खाड़ी,
अरब सागर और गार्डाफुई चैनल अवस्थित है। यमन सऊदी अरब और ओमान के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। ये जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। यमन का उच्चतम बिंदु जबल अन नबी शुएब है और इस देश में कोई भी 12मासी झील और नदी नहीं है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।